हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद। सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब एक साथ सबको। और एक बात और बता दें बेटा कि सीडीएस और सीपीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम होते हैं और इसमें डेप्थ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन भी लाया गया है। और मैं एमकेसी का यानी सीडीएस सीपीएफ का आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी का फैकल्टी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। मैं जेके सर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए सीडीएस सीपीएफ ऑनलाइन बैचेज के बारे में देखें कि डाउनलोड एमकेसी लर्निंग ऐप फॉर रेगुलर ऑनलाइन क्लासेज। फीचर्स है लाइव क्लासेज, डाउट काउंटर, वीकली मॉक टेस्ट, नोट्स पीडीएफ में एक्सपर्ट फैकल्टी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गेट इंस्टेंट 50% डिस्काउंट, एडमिशन ओपन है और कॉन्टैक्ट नंबर है 9696330033 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, मॉडल क्वेश्चन। स्टेटमेंट है द कम्युनिस्ट लेफ्ट द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1931। स्टेटमेंट सेकेंड है बाय 1928 द कम्युनिस्ट वर नो लॉन्गर वर्किंग विथ मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट। यानी साम्यवादियों ने 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़ दिया। 1928 तक साम्यवादियों ने मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन के साथ आगे और कार्य करना बंद कर दिया था। बिल्कुल सही है बेटा। ये जब 6 इंटरनेशनल कमिंटर्न या इंटरनेशनल कम्युनिस्ट से ये गाइड होकर के आए, तब इन्होंने इस तरह के आत्मघाती कदम उठा लिया और कम्युनिस्ट ये आपको इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कम्युनिस्ट बाहर हो गए। और दूसरा कि बाय 1928 द कम्युनिस्ट वर नो लॉन्गर वर्किंग विद द मेन स्ट्रीम। बिल्कुल सही था। अब ये यहाँ तक कि गांधी को भी बुर्जुआ कहना शुरू कर दिया, इसलिए अब इनके साथ बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ना, कार्य करना ये बंद कर दिया गया। दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे के ये एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, यानी सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका आंसर हो जाएगा, तो ये इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखें। Statement first, the early Aryans who were essentially pastoral did not develop any political structure which could measure up to a state in either ancient or modern sense. Statement second, kingship was the same as tribal chiefship, the term Rajan being used for tribal chief who was primarily a military leader and who ruled over his people and not over any specified area। तो उसमें भी आपका वही ऑप्शन है। आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो बिल्कुल ये सही है बेटा कि द अर्ली आर्यंस ये पेस्टोरल कल्चर में यानी पशुचारी थे। बिल्कुल ऐसी कोई राजनीतिक संरचना का विकास इन लोगों ने नहीं किया जिसे प्राचीन या आधुनिक अर्थ में राज्य का रूप में मापा जा सके। बिल्कुल सही है बेटा। और राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र था। बिल्कुल वैसा ही था, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसका जो हेड था राजन कहलाता था। यह आपको वैसा ही था जैसे एक सेनापति होता है और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर शासन नहीं करता था। यानी आरंभिक आर्य अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये गांव के मुखिया जैसे ही थे, यानी इनकी अपने किंगशिप, अपने ही लोग रहते थे और इन्हीं पर यह शासन करता था और सेनापति के रूप में काम करता था, ताकि बाहर से जब दूसरे जन या दूसरे कबीले आक्रमण करे तो उसकी रक्षा कर सके। तो बिल्कुल आपका सेकेंड
स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का, यानी दोनों तो सही है ही और वो एक्सप्लेनेशन भी करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट स्ट्रगल वाज एन आउटकम ऑफ ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी? फुलगुरी धावा, ये बिरसेट उलगन यानी बिरसा का है। ये बिरसात उलगुनान प्रथा कहा जाता था, पावना रिवोल्ट और मराठा पीजेंट अपराइजिंग। इसमें बेटा ये आपको चाहे बिरसा मुंडा के रिवोल्ट को आप देखो या पावना रिवोल्ट को देखो या मराठा पीजेंट अपराइजिंग का देखो, इसके अलग अलग कारण थे और इसमें ओपियम पॉलिसी के अगेंस्ट में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ये फुलगुरी धावा ज़रूर था जो असम में हुआ था और इसलिए यही आपका इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ए। Which one of the following statement about the Sayyid brothers during the period of later Mughal is not true? They brought Jahandar Shah to power. The wielded administrative power. They followed a tolerant religious policy. वहाँ पर दी के जगह पर दे होगा बेटा, यहाँ पर दे होगा। They reached an agreement with King Shahu. उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी नॉट ट्रू के बारे में बताना है। वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए, उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई, उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। तो देखो इसमें सब सही है, गलत है ये पहला कि जहांदार शाह को नहीं बल्कि ये फारूक शेर को लाए थे। ये नहीं था बल्कि फारूक शेर था और फारूक शेर को सत्ता में लाने वाले सैयद ब्रदर थे जो इंडियन मुस्लिम थे और ये सैयद अब्दुल्ला और सैयद हुसैन दोनों भाई मिल करके जहांदार शाह को पराजित करके मार डाला और फिर फारूक शेर को सत्तासीन किया। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ए। ए इज करेक्ट आंसर। Which of the following statements with regard to the heterodox sect between 6th and 4th century BC are correct? The Jain ideas were already being circulated in the 7th century BC by Parsh. Although Buddhism and to a lesser extent Jainism took account of the changes in material life and reacted against orthodoxy, neither of these sought to abolish the caste system. The first female disciple of Mahavira is said to have been a captured slave woman. Buddha held that nuns could attain a spiritual liberation just like a monk and granted them an equal status in the mendicant order. Select the correct answer using the code given below. ईसा पूर्व 6ठी और 4ठी सदी के बीच अशास्त्रीय संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पार्श द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों का पहले से प्रसारण हो चुका था। हाँ बेटा बिल्कुल सही है कि 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, तो ये तो 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी तक इनको लाया जा सकता है। यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। और ये अपने आप को ये लोग भी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ यानी क्षत्रियों को मानने लगे थे और रियल में देखा जाए तो जाति प्रथा इनके द्वारा भी समाप्त नहीं हुई। महावीर की प्रथम महिला शिष्य जो चंदना थी
इसके बारे में कहा जाता है कि ये चंदना थी। ये एक इनडायरेक्टली कहा जाता है कि बंदी गुलाम महिला बताई जाती है। बहुत सारे लोग बताए जाते हैं कि चंपा की जो एक ट्रेडर्स की पुत्री थी, बहुत सारे लोग बताते हैं कि एक बंदी गुलाम महिला थी। तो ये भी सही है। बुद्ध ने यह समझा कि एक मठासीनी भी एक मठवासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पा सकती है और उन्होंने भिक्षुक वर्ग में उन्हें एक बराबरी का दर्जा प्रदान किया। हाँ, यही कारण था कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में उन्होंने अपनी मौसी गौतमी प्रजापति को ये आपको मॉन्क में बनने के लिए, ये मठवासी बनने की तरह इनको एंट्री दे दी। और लेकिन कहा भी था कि आनंद, मेरा धर्म 1000 वर्ष तक चलता, बट अब चलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 वर्षों तक। यानी इनको आइडिया था कि अगर इसमें महिलाओं वुमेन की एंट्री दे दी जाती है तो करप्शन इसमें भी फैल जाएगा। और बाद के समय में ये साबित भी हो गया कि जब 7वीं सेंचुरी में एडी में और वज्रयान आया तो वज्रयान में जो आपको पंचमकार और तारा की कल्पना की गई, यह मठ को बिल्कुल कलंकित कर दिया था। तो चारों स्टेटमेंट बेटा है बिल्कुल सही है और आपका आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए इज करेक्ट आंसर। हाँ बेटा, सीडीएस ऑल बुक्स एमकेसी पब्लिकेशंस की है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी है, जनरल साइंस भी है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी भी है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश भी है, हिस्ट्री पॉलिटी भी है। इसमें भले ना दिखाया गया हो तो हिस्ट्री पॉलिटी भी है। और प्रत्येक चैप्टर में सब टॉपिक वाइज नोट्स और एग्जाम्पल्स हैं। विविध प्रश्नों का बेहतरीन संग्रह है। सर्वोत्तम अनुभवी टीम द्वारा तैयार की गई विषय वस्तु है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले गारंटीज क्वेश्चंस हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो 25% इस पर डिस्काउंट है और शिपिंग भी आपसे नहीं ली जाएगी। और ये इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9696330033 पर। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको पढ़िए। पढ़ कर के आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ इसके लिए बनाया भी गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल कंटेक्ट। मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे, वोल्टेयर, हॉब्स, लॉकी, ये लॉक और रूसो। इसमें द सोशल कंटेक्ट बुक की राइटर थे रूसो, जो फ्रांस की क्रांति लाने में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने में प्रमुख भूमिका थी द सोशल कंटेक्ट की। और इसीलिए कहा भी था नेपोलियन बोनापार्ट ने कि यदि रूसो नहीं होता तो ये क्रांति भी नहीं होती। यानी इस बुक का बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हुआ था और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के द्वारा पढ़ा गया था, जिसके कारण वैचारिक क्रांति आई और वैचारिक क्रांति ही रशियन क्रांति को संभव बनाई। Due to which of the following factors the industrial revolution took place in England in the 18th century? The discovery of coal and iron deposits, the discovery of steam power, the introduction of railways, or the regular supply of raw material. इसमें से बताना है कि 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे। कोयला और वाष्प के भंडारों की खोज, वाष्प शक्ति की खोज, रेलवे का आरंभ, कच्चे माल की नियमित आपूर्ति। और ये इंग्लैंड में ही, ये आपको लंदन में ही संभव हुई। और इसका कारण ये था कि ये सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध थे और जिसके कारण आपको सब संभव हुआ। और इंडिया से गए हुए धन इसको और ज़्यादा यानी एक्सेलरेट कर दिया। इसकी गति 19वीं शताब्दी में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई और यूरोप में भी ये आपको फैली। तो इसमें
चारों कारण सही है, यानी 1, 2, 3 एंड 4 डी इज करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग, इस निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद फोर्ट, बड़ा गुंबद इन लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ये बिल्डिंग द अबव मोन्यूमेंट्स। अब आपको बताना है कि कौन पहले हुआ, उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना। तो देखो बेटा, कुतुब मीनार की नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाल दी थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली। तो लेकिन 1231-32 तक ये तैयार हो चुका था इल्तुतमिश के द्वारा। तो तीसरा ये पहले नंबर पर हम रख लेंगे। दूसरा, तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट 1320 से 25 के बीच में बनवाया ये आपका मलिक गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ये डेट के हिसाब से अभी मत रखी, देख लीजिए। और फिर बड़ा गुंबद इन लोधी गार्डन, ये दिल्ली में है, और ये सिकंदर लोधी ने बनवाया था। तो 1489 से लेकर 1517 तक। और ये फतेहपुर सीकरी आपको 1500, ये 71-72 से लेकर 75 तक ये बन करके तैयार हो गया था। और भी आगे काम इसके हुए समय समय पर अकबर के पीरियड में। तो इसके हिसाब से आप रखें तो 1231-32 पहला हो जाएगा, 1320 ये दूसरा हो जाएगा, फिर आपको ये तीसरा हो जाएगा, और ये आपका चौथा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 3 पहले आएगा, 3 के बाद 1 के बाद आपको 2, 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। With regard to nature of Mughal state, who among the following scholars argued that the peculiar feature of the state in Mughal India was that it served not merely as the protective arms of the exploiting classes, but was itself the principal instrument of exploitation? इरफान हबीबी, सतीश चंद्रा, अतहर अली और J.F. रिचर्ड्स। मुगल राज्य के स्वरूप को देखते हुए इनमें से किस विद्वान विशेषता यह यह थी कि मुगल भारत की अनूठी विशेषता यह थी कि इसने शोषक वर्गों के लिए केवल संरक्षात्मक भुजा के रूप में ही भूमिका नहीं निभाई, बल्कि यह स्वयं शोषण का प्रमुख जरिया था। ये स्टेटमेंट आपका इरफान हबीब का है बेटा। तो इसमें इरफान हबीब आपका आंसर होगा। Match list first with list second and select the correct answer using the code given below. The list, type of lands, meaning. ये उर्वरा, मरु, नदी मातृका, देव मातृका, उसमें भी वही सेम है। तो उर्वरा आप भूमि जानते ही हो, फर्टाइल लैंड होती है। मरुभूमि डिजर्ट लैंड होती है। नदी मातृक यानी नदी, लैंड वाटर्ड बाय रिवर, और देव मातृक यानी लैंड ये देव मातृक यानी आपको लैंड वाटर्ड बाय रेन। तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2, बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4, सी का
फर्स्ट हो जाएगा, तो आपका डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। एवरी संडे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट शेड्यूल्ड है बेटा ऑनलाइन और सीडीएस सीपीएफ का, और एग्ज़ाम नेम है इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश पेपर कब होगा, जीके मैथ सबकी व्यवस्था है। ड्यूरेशन सबका 2 घंटे का होगा, और इंग्लिश 9 बजे स्टार्ट होता है, जीके 12 बजे स्टार्ट होता है, मैथ आपको 3 बजे स्टार्ट होता है। और हेल्पलाइन नंबर है 9696330033 पर, और एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप है, इस पर डाउनलोड आप कर सकते हो और एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट प्रत्येक रविवार को। फॉर मोर प्रैक्टिस ज्वाइन एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप। 10 सेट 99 रुपीज़, 20 सेट 199 और 30 सेट 299। हेल्पलाइन नंबर है 9696330033 पर आप ये संपर्क कर सकते हैं। Who was the editor of the General Indian Social Reformer that was started in 1890? केटी तेलंग, वीरेशलिंगम, एन.जी. चंद्रावकर, के नटराजन यानी के.एन. नटराजन। इंडियन सोशल रिफॉर्मर जर्नल जो 1890 में आरंभ था का संपादक कौन थे? ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा, कि एन नटराजन ये इसकी शुरुआत की थी। Which 12th century संस्कृत स्कॉलर वाज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ये कंप्लीलेशन ऑफ ये निबंधाज और ये डाइजेस्ट ऑफ एपिक एंड पुराणिक टेक्स्ट? हर्षा, गोविंदराचार्य, ये लक्ष्मीधर और कालिदास। ये 12th सेंचुरी के स्कॉलर थे, अरवा थे लक्ष्मीधर, और ये गोविंद चंद शासक था। और ये गढ़वाल डायनेस्टी का था, कन्नौज में इसकी कैपिटल थी, और इसी का मिनिस्टर था जो 1114 से लेकर 3 पर तक शासन किया था, यानी 12th सेंचुरी में, और इसी का मिनिस्टर था लक्ष्मीधर। और लक्ष्मीधर ने ये किताब लिखी थी कृतकल्पतरु। और इसी में ये निबंध और डाइजेस्ट भी है, और बिल्कुल ये पौराणिक बातों को इसमें एपिक के और पौराणिक बातों को रखा गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा लक्ष्मीधर। विच रिवर इज प्रेज्ड इन द 5th सेंचुरी तमिल एपिक शिल्पाधिकारम? शिल्पाधिकारम जानते ही हो, बिल्कुल संगम एज की बुक मानी जाती है, और शिल्पाधिकारम बहुत बेहतरीन किताब मानी जाती है। इलंगो आदिगल इसका राइटर था, और यह पवित्र नदी उस क्षेत्र में कावेरी नदी को माना जाता था। तो इसमें जो कुछ भी चर्चा हुई है, कावेरी रिवर के बारे में चर्चा हुई है। सरस्वती, गोदावरी, गंगा वो बहुत कोसों दूर है वहाँ से, और यह आपका आंसर होगा ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज नॉट करेक्ट? इसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इट विटनेस द फर्स्ट सिटीज इन द सब कंटिनेंट, बिल्कुल सही है। इट मार्क्स द फर्स्ट यूज ऑफ ए स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी सही है कि इंडस स्क्रिप्ट है, और इंडस स्क्रिप्ट लेफ्ट टू यानी राइट टू लेफ्ट लिखी भी जाती है, लेकिन अभी तक इसको डिसिवर नहीं किया गया है। इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ आयरन एज ए मीडियम, ये फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पिंग। नो, आयरन के बारे में, इस काल के बारे में, इस काल में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो आपका आंसर
ये गलत हो जाएगा और गलत होने के कारण आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, कारण कि नॉट करेक्ट चूज करना है। इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ स्टोन एज ए मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पचर, बिल्कुल सही है। हर्षचरित हाई रेफरेंस टू वेरियस ये प्रेजेंट सेंट बाय ए रूलर नेम्ड भास्कर टू हर्षवर्धना। भास्कर बिलोंग टू हर्यक डायनेस्टी ऑफ मगध, बर्मन डायनेस्टी ऑफ असम, नंदा डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया, नन ऑफ द एबव। ये असम का शासक था बर्धन डायनेस्टी, ये आपका आंसर होगा बी, बर्मन डायनेस्टी का ये आपका शासक था। और ये वेनसांग भी इसके दरबार में गया था और उसको बुलाने के लिए कजंगल के जंगलों में जब रुका हुआ था तो इन्फॉर्मेशन भी भेजा था, यानी सूचना भी दी थी कि हमें वेनसांग को मेरे पास भेज दो, लेकिन ये भास्कर बर्मन ने सीधे सीधे कहा था कि मैं इस बुद्धिस्ट मॉन्क को देने से अच्छा है कि मैं अपना सिर दे दूं। तो गुस्सा में आकर के हर्षवर्धन ने कहा भी था कि ठीक है तुम अपना सिर ही मुझे दे दो। तब भास्कर बर्मन स्वयं ये वेनसांग को लेकर के आया। तो ये असम का शासक था। बेटा मेडिकल चेकअप सेशन एट मेजर कालसी हेल्थ केयर सेंटर, नहीं चाहिए री मेडिकल तो कराएं प्री मेडिकल, और प्री मेडिकल सारी सुविधाएं आपके MKH में है और इसकी फैसिलिटी उपलब्ध है, आप इसका सुविधा ले सकते हैं। और नंबर है 8929488488। दूसरा नंबर भी है 6390103030 और इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में किनकी स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। तो इसमें आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। आत्मीय सभा की स्थापना 1415 में की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में की थी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड and select the correct answer using the code given below the list. हड़प्पन साइट मॉडर्न नेम धोलावीरा, राखीगढ़ी, भीराना, भोगवा। इसमें से आपको बताना है कि धोलावीरा कहाँ है, आधुनिक नेम भी है, राखीगढ़ी कहाँ है, भीडाना कहाँ है और भोगवा कहाँ है। तो धोलावीरा बिल्कुल आपको खादिर तहसील में है और ये राखीगढ़ी हिसार में है हरियाणा के, भीराना भी हरियाणा में ही है और भोगवा आधुनिक सौराष्ट्र क्षेत्र में है गुजरात के। तो आपका आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, बी का दूसरा, सी का चौथा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ता पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नॉट करेक्ट, यानी संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर आफ्टर सेंचुरी ऑफ एवोल्यूशन रीच्ड व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए लेवल ऑफ क्लासिकल एक्सेलेंस थ्रू रॉयल पैट्रोनेज। बिल्कुल सही है बेटा। इसको इसीलिए लिटरेचर में कालिदास जैसे विद्वान पैदा हुए, बहुत सारे विद्वान पैदा हुए। आपको वीरसेन शैव भी विद्वान थे, वत्स भट्टी भी विद्वान थे, बहुत सारे विद्वान पैदा हुए, अमर सिंह जैसे विद्वान पैदा हुए। तो बहुत सारे विद्वान पैदा हुए लिटरेचर के क्षेत्र में। द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज ये रीडिफाइंड, दे वेयर entitled to formal education and hence there were women teachers, philosophers and doctors
ये अर्ली मैरिज वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड दे वेयर गिवन टू राइट टू प्रॉपर्टी। नो बेटा, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यहीं पर रॉन्ग हो जाता है, कारण कि ये सारी सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी। ये उल्टे यहाँ से चाइल्ड मैरिज की शुरुआत हो जाती है बेटा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी पीरियड से लेकर चाइल्ड मैरिज की शुरुआत हो जाती है धड़ल्ले से, और वोमेन के प्रति इस तरह की कोई बात नहीं है जिसको कहा जाए कि डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर सब पैदा हो गए। तो ये आपका, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वाज इम्पैक्टेड बाय इंक्रीज ग्रांट ऑफ लैंड एंड विलेज विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज टू प्रीस्ट एंड टेम्पल्स। ये भी सही है कि डिसेंट्रलाइजेशन यहीं से शुरू होती है, जब सब ये पुजारियों, मंदिरों को प्रशासनिक, वित्तीय निरापदताओं के साथ साथ भूमि तथा गांवों के बढ़े हुए अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का भी केंद्रीकरण हुआ। लैंड ग्रांट्स paved the way for feudal development and emergence of serfdom in India, resulting in the depression of the peasantry। यानी भूमि अनुदानों ने भारत में कृषिदाता को बढ़ाया, बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें कह रहा है कि नॉट करेक्ट चूज करना है, तो बी इज करेक्ट आंसर। According to the Tamil Sangam text, who among the following were the large land owners? इसमें से लैंड ओनर्स यानी बड़े भूस्वामी कौन थे? गहपति, उज्वार्स, ये अधिमेनिस, अधिमाई और बेलालर्स। ये बेलालर्स थे बेटा, साउथ में ये चोल पीरियड में भी थे, और चोल पीरियड में बेलालर्स ये सेना में भी भर्ती होते थे और बड़े बड़े भूस्वामी थे, बड़े बड़े कृषक थे। ये आपका आंसर होगा डी। द स्टोरी ये गेंटे टिनुडू जातका वाज रिटेन इन विच लैंग्वेज? गंध तिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? बेटा जातक कथाएं अपने यहाँ यानी विशेष रूप से महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, और मैक्सिमम जातक पाली भाषा में लिखे गए, तो इसका आंसर होगा पाली। डेली फिजिकल ट्रेनिंग सेशन आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन ढंग से ये सब कराया जाता है। डेली फिजिकल ट्रेनिंग इन कंडक्टेड एट एमकेसी फिजिकल ट्रेनिंग ग्राउंड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। देखो बेटा, दोनों टाइम कराया जाता है, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, आपके लिए है ये। अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति, वुमेन कैन एक्वायर वेल्थ थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स? मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? परचेज के द्वारा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, टोकन ऑफ अफेक्शन और इनहेरिटेंस। खरीद के द्वारा, निवेश के द्वारा, स्नेह चिन्ह के द्वारा, उत्तराधिकारी के द्वारा। तो मनु ने कहा कि टोकन ऑफ अफेक्शन के द्वारा ही अपनी संपत्ति का अर्जित ये कर सकती हैं। द डायलॉग ऑन बर्न बिटवीन किंग अवंतीपुत्रा एंड कच्चायन, अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा, अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट? राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कच्चना यानी कच्चायन भी जिनको कहा जाता है, के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, अम्बट सुत्त। देखो बेटा, ये महात्मा बुद्ध को अवंती का राजा था उस समय, और जिसका नाम था चंड प्रद्योत। महात्मा बुद्ध को भी अपने यहाँ आमंत्रित किया था कि आइए हमारे यहाँ बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन अपने ओल्डनेस के कारण वह वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन उनका एक डिसाइपल था जिनका नाम था कच्चायन। तो कच्चायन या कच्चना जिसको कहा जाता है, वो गया तो वहीं
चंडप्रद्योत ने वर्ण के विषय में ये संवाद डायलॉग किया, इसका वर्णन मध्यम निकाय में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यम निकाय। इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेजर आइटम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू रोम। प्रथम शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु रोम को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की एक प्रमुख वस्तु नहीं थी। यानी पेपर का मतलब ब्लैक पेपर, ये स्पाइक नार्ड यानी जटामांसी, टर्टवाइज शेल यानी करपर यानी टर्टवाइज शेल, और नटमेग जायफल। इसमें बेटा नहीं भेजा जाता था, वाज नॉट मेजर आइटम, तो मेजर आइटम में नहीं था नटमेग यानी जटामांसी, ये सॉरी इसमें आपका जायफल नहीं था। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। तो ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए लाए गए थे, और फिर हम आपको अगले यानी मंडे तक फिर क्वेश्चन आपको लाएंगे जो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगे, और एक से एक क्वेश्चन लाएंगे। आप देखोगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं, और साथ ही साथ आने की संभावना भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।